हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मार्केट में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। अगर आप वेडनेसडे के लोज से हम देखें तो 500 पॉइंट्स की रैली हमें 2 दिनों में देखने को मिली और एक होप जागी कि ये रैली थोड़ा और भी आगे सस्टेन होगी। और इसके बारे में हमने अपने वीडियो में कई बार बात किया था। हमने आपको एडवांस में कहा था कि अगले 1 से 2 दिनों में रैली आ सकती है। लगभग वैसा ही मार्केट में हमें होता हुआ दिखा, लेकिन आज मार्केट्स रिवर्स गियर पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई सारे रीजंस हैं और एक एक करके हम रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो दुनिया भर के मार्केट्स में हमें रिकवरी देखने को मिली, अच्छी रिकवरी देखने को मिली। खास करके एआई के स्टॉक्स में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल रात तक भी सब कुछ ठीक ठाक था। डाउ जोन्स भी डीप ग्रीन में था, नास्डैक भी डीप ग्रीन में था, लेकिन आज सवेरे होते होते माहौल बदलता हुआ दिखा। निक्केई ग्रीन में खुला और फिर वो तुरंत रेड में आ गया। कॉस्पी में भी अच्छी फॉल हमें देखने को मिली, करीब 6% का फॉल देखने को मिला। हैंगसेंग में भी करीब 2% का 1.6% का फॉल हमें देखने को मिला। निक्केई में भी करीब 2% का फॉल देखने को मिला और उसी का रिफ्लेक्शन हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो ऐसा क्या बदल गया? तो आइए एक एक करके बात करते हैं और हम ग्लोबल फैक्टर्स पे तो बात करेंगे ही, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट्स में भी फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन जो सिचुएशन बन रही है, जो रिस्क्स उभर कर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे रीसेंट फैक्टर्स हैं और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट मार्केट में तो हमें देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हमारे मार्केट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स तो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, 10% के करीब गिरा हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें और उसे सितंबर जो 24 का हाई जो बना था उससे कंपेयर करें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फॉल वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि पिछले 1-2 महीने में रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी वो हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो ये जो मिड कैप स्पेस में हमें रैली देखने को मिल रही है और निफ्टी हाई से 10% ही सिर्फ डाउन है, ये रियल पिक्चर को हमसे छिपा रहा है। तो इन रीजंस को अगर आप समझेंगे तो इससे आपको ये तो पता चलेगा कि क्यों वो मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स में क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले जो रीसेंट ट्रिगर था जिसके होप में मार्केट्स ऊपर जा रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि चाइना और यूएस की मीट हो रही थी, ट्रंप और शी की मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ से क्या अपडेट है? तो अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो वहाँ पर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो व्हाइट हाउस ने कहा है द टू साइड्स एग्रीड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रीओपन टू सपोर्ट द फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, ऐसा यूएसए ने कहा, व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने कहा। साथ में ये भी कहा कि चाइना इज अपोज टू मिलिट्राइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि चाइना इसके अगेंस्ट में है कि वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी हो। और इसके साथ व्हाइट हाउस ने ये भी कहा कि चाइना ने कहा है कि वो यूएसए से ऑयल खरीदने के लिए भी ईगर है, यानी कि खरीदना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज़ मीडिया ने क्या कहा उसको भी समझते हैं। तो यहीं पर आपको पता चलेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे है। तो चाइना की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज या ऑयल को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट को लेकर एक दूसरे के व्यूज़ एक्सचेंज हुए हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आपको साफ देखने को मिल रहा है। अमेरिका कुछ कह रहा है, चाइना कुछ कह रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल कोई भी डील अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, समिट हुआ है, दोनों ने बात किया होगा और फ्यूचर में फिर उस पर फर्दर डिस्कशन होंगी तो डील हो जाता है। तो यहाँ पर क्या अगर कोई डील फ्यूचर में अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर हो जाता है तो क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव है? तो इसको भी समझना ज़रूरी है कि देखिए, अगर तो डील हो गई तो भी वो हमारे लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी तक जो पॉलिसी थी
चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना के अगेंस्ट में यूएस इंडिया को प्रमोट करता था और अपने आप को डी रिस्क करता था। काफ़ी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसा करती थी कि वो सारा बेट चाइना पर नहीं लगाती थी, कुछ इंडिया को भी बिजनेस देती थी। अगर डील हो जाएगा तो कम से कम अमेरिका का जो बिज़नेस यहाँ पर आता है वो खतरे में पड़ जाएगा। और आपने देखा कि कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे, ट्रंप ने उन्हें मना कर दिया। तो अगर ये डील हो गई तो वो सारा बिजनेस अमेरिका का जो है वो कम से कम चाइना में जाएगा। और अगर दोनों में वापस से तनातनी शुरू हो जाती है, वापस से टैरिफ वॉर, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो फिर हम जानते हैं एक बार फिर दुनिया भर के मार्केट में उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए बेस्ट के सिचुएशन क्या है, बेस्ट के सिनेरियो क्या है? स्टेटस को मेंटेन रहे, यानी कि सीज फायर भी चलती रहे, दोनों में कोई एग्रीमेंट भी ना हो और दोनों में तनातनी भी ना हो। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि क्या होता है। इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सिचुएशन एक तरफ या दूसरे तरफ जाएगी। इस सिचुएशन में हम हमेशा के लिए नहीं रह सकते। दूसरा जो रिस्क निकल कर आया जिसकी वजह से मार्केट्स प्रेशर में रहे, वो ये है कि हॉर्मूज को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। तो बेशक सीज फायर होल्ड कर रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ऑयल भी फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर हम ईरान वॉर को लेकर देखें तो ट्रंप ने अभी कहा कि ईरान का जो प्रपोज़ल आया था, पीस प्रपोज़ल, उसको लेकर उन्होंने कहा कि गार्बेज, और साथ में ये भी कहा कि सीज फायर इज़ ऑन लाइफ सपोर्ट। तो ये चाइना टॉक्स की वजह से थोड़ा मुझे लगता है अमेरिका भी शांत बैठा होगा, लेकिन अब जब ये वार्ता ख़त्म हो गई, यहाँ से कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं निकला है, अब देखना है कि क्या होता है। तो मार्केट को यही डर लग रहा है कि एक बार फिर एस्केलेशन और ईरान के फ्रंट पर वापस से लड़ाई ना शुरू हो जाए। अब इसके अलावा क्या नेगेटिव फैक्टर्स प्ले आउट हुए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑयल का जो संकट है ना, आने वाले दिनों में अब और बढ़ने वाला है अगर फॉर्मली जल्दी ही कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो जाता ईरान के फ्रंट पे। तो ओपेक जो कि उनका कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ का, उन्होंने जो डिमांड ग्रोथ को डाउन कर लिया है कि जो ऑयल की डिमांड है, सप्लाई है, वो कम होगी। तो उनका एस्टिमेट है कि 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे से प्रोडक्शन घट के 1.2 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। ऑलरेडी जब से ईरान का जो वॉर शुरू हुआ है 30% प्रोडक्शन वहाँ पे कम हुआ, यानी कि कम ऑयल अवेलेबल होगा और डिमांड्स को मीट नहीं कर पाएगा। साथ में जो IEA है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो सारी एनर्जी को मॉनिटर करती है, उसकी वॉचडॉग है, उन्होंने कहा है समर्स आ रहे हैं तो क्रूड की डिमांड बढ़ेगी और जो शॉर्टेज है वो भी बढ़ेगा, यानी कि अक्टूबर तक जो डिमांड अच्छी खासी बनी रहेगी और सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगा, यानी कि क्रूड के फ्रंट पर ये बैड न्यूज़ है। क्रूड मिलेगा भी कम और महंगा भी मिलेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। चौथा जो रीज़न है, आप देखिए अरामको, जो हम जानते हैं USA की, सऊदी अरेबिया की बड़ी कंपनी है ऑयल की, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर जून 15 तक ऑयल का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, हॉर्मूज नहीं खुलता है, तो इस महंगे ऑयल का इम्पैक्ट हमें 2027 तक देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डेंजर है? क्या हम इंडिया एज अ कंट्री हम रेडी हैं कि हम $110, $120 पर क्रूड आने वाले क्वार्टर्स, महीनों, सालों तक हम खरीदते रहें? आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा कि हमें लॉकडाउन टाइप सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें फ्यूल कम यूज़ करना चाहिए, हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, क्योंकि सरकार को रियलिटी पता है। और आप देखिए आज ही क्यों पेट्रोल प्राइस हाइक्स को डिक्लेयर किया गया, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार भी वेट कर रही थी, क्या चाइना समिट में कुछ निकल कर आता है। अब उनको भी पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए ₹3। लेकिन दोस्तों, हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये ₹3 महंगा ही पेट्रोल हम खरीदेंगे, ये स्टैगर्ड मैनर में आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा कई एनालिस्ट लोग का कहना है। और अगर हम
इकोनॉमीज़ को देखें कि कैसे ओएमसी कंपनीज ब्लीड कर रही है, उनको लॉसेस हो रहे हैं, तो ये लॉस की भरपाई कहाँ से होगी? ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन है, तो ये सारा का सारा पैसा ऑयल के प्राइजेस को बढ़ाकर ही किया जाएगा। और ध्यान रहे कि डिमांड भी कम होगी तो ऑयल कम बिकेगा, तो वो रिकवरी करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टूल है बीटी एक्सरे, जिसको यूज़ करके आप अपने स्टॉक को क्विकली मिनटों में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि स्टॉक की क्वालिटी कैसी है। अच्छी क्वालिटी है तो आपको ऐड करना है, एवरेज करना है, बुरी क्वालिटी है तो आपको एग्जिट करने का सोचना है। साथ में आपको उसकी फेयर प्राइस, उसकी फेयर वैल्यूएशन भी हम शेयर करते हैं, ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पर स्टॉक को खरीदना है और किस प्राइस पर एवरेज करना है। तो इसी टूल में हम एक इंटरेस्टिंग फीचर लेकर आए हैं, वो है पोर्टफोलियो रिव्यू। यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को सेकंड्स में एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और उसमें आपको क्या एक्शन लेना है। तो आइए क्विकली हम अपने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को रिव्यू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर के यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या मैनुअली एंटर करना है, और उस एक्सेल को आपको इसमें अपलोड करना है टूल में, और वो क्विकली एनालाइज कर देगा। फ्यूचर में हम ऐसा फीचर भी डालेंगे कि आप अपने ब्रोकर के लॉगिन से डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो को फैच कर सकते हैं। थोड़ा आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का स्कोर क्या है। आप देख सकते हैं अच्छा स्कोर है। साथ में ये आपको बताएगा कितनी होल्डिंग है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना करंट वैल्यू है, कितना आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, और आपका स्कोर बता दिया कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिसेंट है, कितने मॉडरेट है। साथ में आपको निफ्टी के कंपैरिजन में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आउट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये पोर्टफोलियो अभी भी ओपन है और अभी भी लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी 10 से 11 स्टॉक्स और भी ऐड होंगे। साथ में जो करेंटली एडेड स्टॉक्स हैं उसे भी नीचे के लेवल पर हमें खरीदना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमने अपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया है। अब जो देखने वाली बात यह है कि इसकी एक एनालिसिस आपको वो देगा, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं, आपके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन सेक्टर वाइज भी आपको बताएगा। साथ में इंडिविजुअली एक एक स्टॉक को बताएगा कि इसमें आपको क्या करना है, क्या एवरेज करना है, क्या एग्जिट करना है, और अगर आपको बाय करना है, एवरेज करना है या बाय ऑन डिप करना है तो कहाँ तक करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाएगा। तो क्विकली मिनटों में आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये फीचर हमने आपके लिए बनाया क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्वेरी आते हैं, सर मैं ये स्टॉक रखूं, ये सेल करूं, ये बाय करूं, ये एवरेज करूं, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है, बुरा है। तो इस तरीके के बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके फीडबैक को ही ध्यान में रखकर हमने इसे डेवलप किया है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं। इसके अलावा महंगा ऑयल जो हम खरीद रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इकॉनमी में, वो अब दिखने लगा है। तो WPI के जो आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन के, उसमें ये कहा गया है कि हमारा इन्फ्लेशन WPI का 8.3% है, जो कि 42% हमें 42 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर है। और ये अगर पिछले महीने के कंपैरिजन में हम देखें तो 3.88% था, वो बढ़कर 8.3% हो गया है। और पिछले साल अप्रैल में आपको पता ही है कितना था, 0.85। तो पिछले साल हम 0.85% पे थे, आज हम 8.3% पर हैं। तो ये इम्पैक्ट दिखने लगा। अब ये और भी आगे दिखेगा। तो इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? सीधा इम्पैक्ट RBI पॉलिसी और बैंक के इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा, और वो बॉन्ड यील्ड को बढ़ाएगा और बैंक्स के जो बॉन्ड पोर्टफोलियो हैं वो ब्लीड करेंगे, और साथ में उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जो GDP के जो एस्टिमेट्स अब आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज जो दे रहे हैं, और रिसेंटली मूडी ने भी डाउनग्रेड किया है, तो उनका अगर एवरेज निकालें तो 6.7% आ रहा है, जो कि हमारे एस्टिमेट से करीब करीब 1% डाउन है। तो GDP में कि ग्रोथ में हमें डिप देखने को मिल सकता है।
और 10वां रीज़न ये है दोस्तों कि करेंसी में एक बार फिर जो है हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अब हम 95 को कन्विंसिंगली क्रॉस कर चुके हैं और अब मुझे लगता नहीं है कि आरबीआई भी बहुत ज़्यादा करेंसी को संभाल पाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो 11 महीने का है और मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इतनी फॉरेक्स को वेस्ट करेगा इन अ सेंस, एक तरीके से कि वो करेंसी को मैनेज करने के लिए इतने फॉरेक्स को खर्च करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 10 रीजंस हैं, जो ये रिसेंट रीजंस हैं, ये ऐसे नहीं है कि 3 महीने 4 महीने पुराने रीजंस हैं। ये 10 फैक्टर्स हैं जो मार्केट को शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट किया ही किया, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में भी इसको करेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें ब्रॉड बेस्ड हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाले हैं, और इकोनॉमी से जो सबसे ज़्यादा लिंक्ड सेक्टर होता है वो होता है बैंकिंग सेक्टर। पिछले अगर हम क्वार्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा रैली किसने किया? बैंक के स्टॉक्स ने किया, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया। दरअसल उस रैली में अगर आप देखें तो एफआईआईज बैंक्स को डंप ही कर रहे थे और सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्होंने एचडीएफसी बैंक में की। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को ही करने वाला है, और वही अभी काफ़ी हाई लेवल पर है। तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एफआईआई की सेलिंग होगी और सबसे ज़्यादा एफआईआई की होल्डिंग भी उसी सेक्टर पर है। और ध्यान रहे निफ्टी में भी फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 30%। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, और साथ में आईटी में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। हेल्थ केयर, फार्मा और ये गिने चुने सेक्टर्स हैं, यही हमारे पास ऑप्शन बचे हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। और दोस्तों इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, शायद ये हमारे पास आखिरी मौका है अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त करने का, बुरे स्टॉक्स को निकालने का और अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करने का या ऐड करने का। इसके बाद शायद हमें मार्केट ना मौका दे। तो दोस्तों ये सिचुएशंस थी जो शॉर्ट टर्म में मार्केट को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। ये हमने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था, रिकवरी हुई भी। और कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो डेटा देखना पड़ेगा। पूरा डेटा कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो नहीं आया था, और आज मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि अभी डेटा उसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये रिकवरी सस्टेन करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मार्केट डाउन जाएंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रैली जो है और बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं कर सकते। हम डे टू डे कॉल लेते हैं और डेटा को देखते हैं कि डेटा में हमें क्या दिख रहा है। दोस्तों अगर रैली को लंबी चलनी है तो लॉन्ग पोजीशंस बननी है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 1, 2, 3 मार्केट को खींच सकते हैं। आप अगर इंडेक्स के हैंडफुल स्टॉक्स को आप खरीदेंगे, फंड हाउसेस, DIIs या कोई FIIs, वो खरीद के 2-3 दिन मार्केट को चढ़ा सकते हैं। लेकिन मार्केट में लंबी रैली तभी चलती है जब उस पर एक सस्टेनेबल बाइंग, लॉन्ग पोजीशंस, नेट लॉन्ग पोजीशंस दिखती है। मैं आपके साथ कह सकता हूं कि कल तक का जो डेटा हमने देखा उसमें ऐसे साइंस नहीं है। आज मार्केट रिवर्स हुआ, ऊपर पे सस्टेन नहीं हुआ, और अभी तक जो हम देख रहे हैं हमें अभी भी नहीं लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस बड़ी बन रही हैं। तो अब यहाँ से मार्केट्स कहाँ जाएंगे? तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आज रात को सारा डेटा जब आ जाएगा, तो कल सैटरडे छुट्टी का दिन है, मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड में एक वीडियो डीप एनालिसिस मार्केट के डेटा का आपके साथ शेयर करूं, और वहां पर हम बेटर तरीके से, हम बेटर प्लेस्ड होंगे ये समझने के लिए बाज़ार में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। तो वीकेंड के वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी ही आपसे मिलूंगा और सारे डिटेल्स शेयर करूँगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global.
दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये रैली सस्टेन करेगी या फिर यहाँ से हम वापस नीचे जा रहे हैं? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।